हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ये होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। सबसे पहले इसके टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल। पहला टाइप कौन सा होता है हमारा? स्ट्रक्चरल। और दूसरा टाइप कौन सा होता है हमारा? स्टीरियो आइसोमर। तो ये 2 टाइप के हमारे होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। डिफरेंट क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्टीरियो में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन जो एटम्स या ग्रुप्स हैं उनकी 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगी? 3D अरेंजमेंट। किसकी? एटम्स या ग्रुप्स की। ये हमारा डिफरेंट होगा इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसके टाइप्स होते हैं आगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3D स्पेस। जो 3D में एटम्स या ग्रुप्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, कन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में दो होते हैं आगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और कन्फर्मेशनल को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू या फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन के थ्रू। आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के फर्स्ट टाइप से, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे चेन की यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा? चेन की लेंथ डिफरेंट होगी, मेन चेन या साइड चेन की लेंथ डिफरेंट होगी। तो देखते हैं यहाँ पे देखो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मेन चेन या साइड चेन डिफरेंट होगा। जैसे कि इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तीनों में 6 कार्बन है, एक OH जुड़ा हुआ है, तो तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारा सेम हो गया। दूसरी चीज़, मेन चेन डिफरेंट होगी। ये देखो इसमें 6 कार्बन है मेन चेन में, ये देखो ये मेन चेन, इसमें मेन चेन में 5 कार्बन है और इसमें मेन चेन में 4 कार्बन है। तो ये हमारा हो गया किसका एग्जाम्पल? चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। सेकेंड आता है कौन सा? ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 कार्बन है इस मेन चेन में, इसमें 5 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नाम से पता लग रहा है पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी पोजीशन डिफरेंट होगी? फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी तो उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट। तो देखो जैसे कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। इसके फर्स्ट पे OH जुड़ा हुआ है, इसके 1, 2 पे OH जुड़ा हुआ है, इसके 1, 2, 3 पे OH जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ये तीनों भी किसके एग्जांपल है? पोजीशन आइसोमर्स के। 1, 2, इनकी पोजीशन 1, 2 है, इनकी 1, 3 है और इनकी 1, 4 है। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा एंड इसको हम बोलते हैं पैरा। उसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में नाम से ही पता लग रहा है एक रिंग होगी, एक चेन होगी। तो डिफरेंस इन ओपन चेन एंड रिंग चेन ऐसे होगा ये, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी सेम होगा। देखो जैसे कि ये चेन, ये ओपन चेन है, ये रिंग चेन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। हाइड्रोजन भी सेम होंगे। हाइड्रोजन कैसे सेम होंगे? गिन के भी आप पता लगा सकते हो। दूसरा तरीका है DU से। इसका भी DU1 है और इसका भी DU1 है। DU1 क्यों है? 1 डबल बॉन्ड, 1 DU। इसका DU1 क्यों है? 1 रिंग तो 1 DU। ऐसे ही यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। DU1 है इसका भी 1 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा। दूसरा है ये ओपन चेन है और ये रिंग चेन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सभी आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा हमारा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा अल्कोहल एंड ईथर। तो अल्कोहल एंड ईथर में इसमें ये अल्कोहल है, ये ईथर है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, फंक्शनल ग्रुप दोनों का डिफरेंट। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का। अगला आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये कीटोन वाला है, तो ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एसिड एस्टर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम, ये एसिड ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप, तो इसलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का एग्जांपल हो गया। आगे देखते हैं हम ये नेक्स्ट एग्जांपल, इसके तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है तो कौन सा ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। इसके यहाँ पे डायरेक्ट OH लगा हुआ है यानी फिनोलिक ग्रुप होगा ये, और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ईथर वाला। तो ये तीनों भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये चेक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस ये दो चीज़ें चेक करो और तुम्हें पता लग जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है या नहीं। तो पहले देखना है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं, वो चीज़ देख लेंगे। दूसरा हम देख लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे ही हर एक में ऐसे ही करना है। इसमें रिंग चेन में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहले ये चेक कर लो, दूसरा चेक कर लो डिफरेंट होनी चाहिए ओपन चेन और रिंग चेन। इसमें पोजीशन वाले में भी ये चेक पॉइंट्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, तीनों में से किसी भी चीज़ की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। चेन आइसोमर्स में चेन डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये चेक पॉइंट्स चेक करो और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आइसोमर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला आता है मेटामर्स। मेटामर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कैसे नेचर का होना चाहिए, पॉलीवैलेंट नेचर का होना चाहिए। पॉलीवैलेंट का क्या मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, C+O, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, तो ये क्या है, डाईवैलेंट है। डाई मतलब एक से ज़्यादा, तो पॉलीवैलेंट बन गया ये। ऐसे ही अमाइंस में जैसे N के यहाँ 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 तो 3 हैं ये, तो ये टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे कौन सा वैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है, तो ये भी पॉलीवैलेंट हो गया। तो पॉलीवैलेंट होना चाहिए। और कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी, कंडीशन ये है इसकी कि जो पॉलीवैलेंट के फंक्शनल ग्रुप के जैसे दोनों साइड, जैसे यहाँ पे दोनों साइड जो ये एटम्स या ग्रुप्स जुड़े होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे जैसे ये पॉलीवैलेंट है तो इसके 3 साइड हैं, तो मतलब ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। देख जैसे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ईथर वाला, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ऐसे ही ये सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं हमारे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के। अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ईथर। ईथर में इधर 2 कार्बन हैं, इधर 1 2 3 4 और इधर 2, और इधर 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 4 और 2 हैं दोनों साइड ग्रुप, और इसमें 3 और 3 है, तो इसलिए डिफरेंट हो गए दोनों ग्रुप। तो इसलिए ये किसका एग्जांपल है, मेटामर्स हो गए दोनों। किसका एग्जांपल है ये, मेटामरिज्म का एग्जांपल है ये। आगे जैसे अमाइन दिया हुआ है, ये टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल दिया हुआ है। इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर भी 4 4 4, तो यहाँ पे तो 3 4 5 हैं कार्बन्स का नंबर तीनों साइड, और इधर 4 4 4, तो डिफरेंट हो गए। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मेटामर्स का एग्जांपल हो गया। और एक और चीज़, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। तो मेटामर्स के लिए हमने क्या चीज़ चेक करनी है, पहले तो ये चेक करनी है पॉलीवैलेंट नेचर का कोई फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ चेक करनी है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साइड्स में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं या एटम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। तो ये इसका किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, मेटामर्स का एग्जाम्पल कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इसको देख के आपको लगेगा कि मेटामर का एग्जाम्पल है, लेकिन ये मेटामर का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि देखते हैं कैसे, इधर 3 कार्बन्स, इधर 4 और इधर 5, तो 3 4 5, 3 4 5, इधर भी 3 4 5 है, तो ये मेटामर का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे अलग लग रहा है। तो ये 1 2, यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब अमाइन वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, कार्बन के 2 पे, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 के। तो यहाँ पे विद इन द चेन हमारा चेंज आया है। चेंज कहाँ पे आया, चेन के अंदर ही आया, मतलब इंट्रा चेंज आया है यहाँ पे। तो जब इंट्रा चेंज आए तो मेटामर का एग्जाम्पल नहीं होगा वो, या तो जैसे यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है ना, तो या तो पोजीशन होगा, कई बार चेन का भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इंटर चेंज आता है तो वो किसका एग्जाम्पल है, मेटामर का एग्जाम्पल है। ये दो हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे इसमें तो इंटरचेंज है, इन अमाइंस के एग्जाम्पल में इंटरचेंज है, 3 4 5, यहाँ पे 4 4 4, तो इंटरचेंज है, तो ये मेटामर का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यहाँ पे इंट्रा चेंज है, तो ये मेटामर का एग्जाम्पल नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है, पोजीशन आइसोमर। अगर ये इंटरचेंज इंट्राचेंज में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। यहाँ पे 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे भी 3 4 5 है, तो ये सेम हो गए। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, मेटामर का एग्जाम्पल नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, 3 4 5 4 4 4, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मेटामर। 3 4 5 ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये कार्बन के नंबर, इस साइड 3 हैं, ये 4 हैं, ये 5 हैं,
ये 4 4 4, तो 3 4 5 4 4 4। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इंट्राचेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे इंट्राचेंज हुआ है, तो दीज आर नॉट मेटामर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। अगला आता है टॉटोमेरिज्म, इसका दूसरा नाम डेस्मोट्रॉफिज्म भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या फिर एक्टिव हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप है, तो इसके साइड में जो कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड वाले के साइड में जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साइड वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन, तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन की क्या होगी, मूवमेंट होगी। ठीक है, मूवमेंट कहाँ पे होगी, टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास चला गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कीटो ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ईन, और OH को हम बोलते हैं ओल। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, इनोल ग्रुप। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है। सेकेंड है ये अमाइड वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर जो जुड़े हुए हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ये जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये OH यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये भी टॉटोमर का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो, इसमें ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, तो इसके साइड वाला ये अल्फ़ा होना चाहिए था, लेकिन अल्फ़ा नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये वाला कार्बन भी खुद भी डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि sp2 वाला कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन हमारा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता, तो इसलिए इसमें हमें टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। अगला, ये जो कार्बन्स हैं ये ब्रिज हेड कार्बन्स हैं तो अल्फा, लेकिन ब्रिज हेड है, तो ब्रिज हेड कार्बन्स जो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हो वो भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता, तो इसमें भी हमें टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगी। ये एक स्पेशल एग्जांपल है, इसको आप याद रखें। अगला है कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जिससे हमने पिछले वीडियो में हमने DU के बारे में पढ़ा था, तो DU को आइसोमर्स में हम कैसे यूज़ करें। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आइसोमर का, तो उसको DU की हेल्प से कैसे सॉल्व करें वो हम सीखते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। तो C5H10, तो सबसे पहले इसका DU निकाल लो, तो N=5, तो इसका एल्केन का फॉर्मूला होगा C5H12। तो DU क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको DU निकालना नहीं होता तो पिछली वीडियो में मैंने DU निकालना बता रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो DU क्या होगा इसका, हाइड्रोजन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, 12 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो DU आ गया इसका 1। तो DU 1 है, तो या तो 1 डबल बॉन्ड होगा इसमें या फिर 1 रिंग होगी। तो पहले डबल बॉन्ड वाले, पहले हम कार्बन की चेन्स अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कार्बन की चेन्स को अरेंज करना है। इसके लिए तो पहले तो सिंपल चेन में जोड़ दो 5 कार्बन की चेन, फिर 4 कार्बन की चेन और एक को सब्स्टिट्यूएंट की तरह जोड़ दो, फिर 3 कार्बन की चेन और एक ऊपर जोड़ दो, एक नीचे जोड़ दो। तो इसमें तो इन कार्बन्स की वैलेंसी पूरी हो रही है, तो इसमें तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो ये हमारा तो गया। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें देखते हैं कितने आइसोमर्स बनेंगे। एक तो यहाँ पे आ सकता है एक बार तो डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा, और सेकेंड टाइम यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, तो एक आइसोमर तब बनेगा जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा आइसोमर तब बनेगा जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो 2 आइसोमर हो गए हमारे। ऐसे ही यहाँ पे एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ नहीं आया, तो अगर यहाँ होगा तो ये भी फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड जुड़ेगा और ये भी फर्स्ट पे ही है, तो ये एक ही बात है। तो 1 2 3, और इसके बनेंगे 3 आइसोमर और इसके बनेंगे 2 आइसोमर। और अब 1 रिंग वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। एक तो 5 कार्बन की रिंग बना सकते हैं हम, और एक 4 कार्बन की रिंग बना दो, ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दो। 3 कार्बन की रिंग बना के दोनों इसी पे जोड़ दो, साइड एडजेसेंट वाले कार्बन्स पे जोड़ दो, और एक 2 कार्बन्स की। तो ये हमारे 5 हो गए रिंग वाले, 5 ये हो गए, और 1 2 6 7 8 9 10, तो टोटल आइसोमर कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल हैं यहाँ पे, 10। तो टोटल इन्होंने यही पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10, तो कितने आ गए हमारे, 10 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल
पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H6, C4H6 N इज इक्वल टू 4, तो इसका फॉर्मूला लिख लो एल्केन का C4H10, ड्यू निकाल लो, हाइड्रोजन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 माइनस 6/2, तो ड्यू आ गया 2 ड्यू है, तो या तो इसमें होगा 2 रिंग या होगा इसमें 2 डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले देखते हैं 2 रिंग वाला। 2 रिंग वाला तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, बना दिया हमने। 2 डबल बॉन्ड वाला, पहले 4 कार्बन कैसे अरेंज कर दो, तो 2 डबल बॉन्ड जोड़ने हमने, एक बार तो यहाँ जोड़ देंगे 1 और 2 पे, और एक बार 1 और 3 पे, तो ये 2 इसके आइसोमर्स बन गए। 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड, तो एक तो 4 कार्बन की रिंग बना लो और उसमें एक डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो एक तो हमारा ये हो गया। एक 3 कार्बन की रिंग और उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो एक बार तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, एक बार हम यहाँ लगा सकते हैं और एक बार यहाँ लगा सकते हैं, तो 4 आइसोमर्स ये वाले हो गए। अब बात है ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड में एक बार 1 पे ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दो, एक बार 2 पे जोड़ दो। जैसे ये 1 कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और ये फर्स्ट सेकंड, तो इसको बोलेंगे ये 2 पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो ये आइसोमर्स हो गए हमारे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसके, 9। अगला है कैलकुलेट द पॉसिबल अल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल आइसोमर, तो C5H12O, इसके अल्कोहल के भी हमें आइसोमर बना के दिखाने और ईथर के भी। तो एक बार 5 कार्बन की चेन स्ट्रेट जोड़ दो, एक बार 4 की जोड़ दो और एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, एक बार 3 की और 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो 1 2 3, एक बार यहाँ पे OH जोड़ सकते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 3 आइसोमर तो ये हो गए। और इसमें एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। यहाँ क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये भी फर्स्ट कार्बन है, अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, ये भी फर्स्ट है, तो ये दोनों एक ही बात होगी, तो यहाँ पे 4 आइसोमर्स बनेंगे, यहाँ पे 3 आइसोमर्स बनेंगे। और एक बार इसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बीच में तो इसकी तो 4 वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे तो OH जुड़ ही नहीं सकता, तो इसका एक ही आइसोमर बनेगा। तो 3 + 4 + 1, 4 + 3 7 और 1 8, तो कितने आइसोमर्स हो गए इसके, 8। ये तो अल्कोहल का हो गया। अब ईथर का देखते हैं। ईथर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ट्रिक कह लो या तरीका कह लो, जो मर्जी कह सकते हैं हम इसको। सबसे पहले स्मॉल ग्रुप को अरेंज करो, ईथर के दो साइड होते हैं ना ग्रुप, तो एक बार स्मॉल को अरेंज करो, फिर बड़े वाले को अरेंज करते जाओ। तो 5 कार्बन है टोटल, तो एक स्मॉल हमने एक ले लिया, तो इसके 4 सिंपल चेन में जोड़ दो। एक बार 3 की चेन बना के एक यहाँ जोड़ दो, फिर दोबारा से 3 की एक यहाँ जोड़ दो, फिर 2 की चेन बना के एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 आइसोमर्स बन गए। एक बार तो हमने छोटे वाले को 1 कार्बन का लिया था, अब हम छोटे को 2 कार्बन का लेंगे, तो 2 कार्बन का लेके टोटल 5 थे ना, तो यहाँ पे बचे 3, तो एक बार तो 3 को स्ट्रेट चेन में जोड़ दो, एक बार ब्रांचिंग कर लो, तो यहाँ पे 2 आइसोमर्स बन गए। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, ईथर के 6 और अल्कोहल के हमने बना के देखे थे 8 बनेंगे। तो वही मतलब इसमें बहुत लंबा चला जाता अगर हम हर एक अल्कोहल पहले बना के रखते, तो एक चेन लगा के सिर्फ काउंटिंग करके देख लो कि एक बार हम यहाँ जोड़ देंगे, एक बार यहाँ जोड़ देंगे, एक बार यहाँ जोड़ देंगे, तो ऐसे काउंटिंग करके हम इजीली जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे 2 टाइप के होते हैं आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हमने चेन भी पढ़ लिया, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटाबॉलिज्म, टोटोमिज्म सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की। थैंक यू वेरी मच, आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।